थोड़ा टाइम तो मार दिया सब, 20 मिनट। मानव जनन पढ़ना है ना? चलो पढ़े हो जा करके। सबसे पहला बात कि जो ह्यूमन होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चा? सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म होते हैं। इसको कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। ठीक है, अब इसका मतलब या फिर इस शब्द को हम तभी इस्तेमाल में लेते हैं कि जब कोई भी एनिमल हो और उसका दोनों पार्ट अलग अलग हो, है ना। अब दोनों पार्ट किससे रिलेटेड? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, कि दोनों के दोनों जनन अंग अलग अलग शरीर में हो, नर का शरीर अलग हो, मादा का शरीर अलग हो, ऐसी स्थिति में इस्तेमाल करते हैं क्या हम लोग? द्विरूपता। कैसी द्विरूपता? लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि जो मेल बॉडी है उस मेल बॉडी में क्या बनता है? मेल गैमेट। फीमेल बॉडी में क्या बनता है? यानी कि नर शरीर में नर युग्मक बनता है, मादा शरीर में मादा युग्मक। ठीक है, अब नर युग्मक के रूप में मनुष्य में क्या है? शुक्राणु, स्पर्म। फीमेल में अंडाणु, ओवम, या फिर इसको एक और नाम देते हैं एग। इसी के साथ यहीं पे एक बात याद रखिएगा कि जो स्पर्म बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसको नाम दिया जाता है oogenesis। ठीक है, हिंदी में कहते हैं शुक्राणु जनन, और ये क्या कहलाता है? अंडाणु जनन या अंड जनन, अंड जनन या अंडाणु जनन। ये सब कॉमन सी बात है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें प्यूबर्टी की लेकर आते हैं। प्यूबर्टी जिसको हम क्या बोलते हैं? यौनावस्था या यौनारंभ, यौनावस्था। अब ये यौनावस्था की बात का मतलब होता है कि एक ऐसा उम्र, है ना, एक ऐसी उम्र जिस उम्र में एक मेल और एक फीमेल मैच्योर हो जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिपक्व हो जाता है। क्या करने के लिए? बर्थ करने के लिए। ठीक है, या फिर हम बर्थ ना लिख करके सीधा सीधा हम ऐसा लिखें कि वो परिपक्व है किस मामले में? कि उनके अंदर क्या बनने शुरू हो जाएंगे? गैमेट्स बनने शुरू हो जाएंगे, युग्मक बनने शुरू हो जाएंगे। हालांकि उनका शरीर अभी इस लायक नहीं होगा कि वो जनन कर सके, अपने संतान को जन्म दे सके। उनके अंदर गैमेट्स बनने लगेंगे। अब वो गैमेट कहां पर बनते हैं? तो अगर मैं मेल बॉडी की बात करूं तो मेल में कहां पर बनता है बच्चा? वृषण में। क्या बोलते हो? टेस्टिस। अब वही अगर मादा होगी, फीमेल होगी, तो कहां पर बनेगा? ओवरी में, अंडाशय में। ठीक है, ये कहानी भी पहले से पता है हमें। उसके बाद ये जो प्यूबर्टी है, जो यौनारंभ की बात करते हैं, तो एक नर जब होगा, एक मेल जो होगा, उसके अंदर की जो उम्र होती है 12 से 14 वर्ष की होती है। कि 12 से 14 वर्ष जाते जाते उस नर का या उस लड़के का शरीर जो होगा लैंगिक रूप से तैयार हो जाएगा, सेक्सुअली कहीं ना कहीं तैयार हो जाएगा। इट मींस कि उसके अंदर क्या बनने शुरू हो जाएंगे? गैमेट्स। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसका लैंगिक अंग क्या हो चुका है? तैयार हो चुका है। इसका मतलब कि उस मेल की बात कर रहे हैं ना, तो उस मेल का वृषण कहीं ना कहीं क्या हो चुका है? तैयार हो चुका है। क्या बनाने के लिए? गैमेट। गैमेट के रूप में क्या बनाएगा? शुक्राणु, स्पर्म बनाएगा। ठीक है, और ये कब बना सकता है? कि जब वो नर, वो एक मेल 12 से 14 की उम्र में आ जाएगा तब।
वही एक मादा की बात करें हम लोग, एक फीमेल की बात करें, तो फीमेल की जो उम्र होती है वो कितनी होती है? 10 से 12 वर्ष की होती है। तो 10 से 12 वर्ष जाते जाते उस महिला के अंदर कहीं ना कहीं उसका ओवरी जो होगा वो मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर होने के बाद क्या करना शुरू कर देगा? ओव्यूलेशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग। और उस ओव्यूलेशन को कराने के लिए फीमेल में एक क्या चलता है? साइकिल, जिसको नाम दिया जाता है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। हिंदी में बहुत सारे नाम दिए गए हैं, आर्त चक्र है ना, ऋतुस्राव चक्र, रजोस्राव, बहुत सारे मासिक चक्र, मासिक धर्म, बहुत सारे नाम दिए गए। अब ये पूरा का पूरा जो भी साइकिल है इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। और इस साइकिल में होता क्या है? तो हर महीने में कहीं ना कहीं क्या होता है? एग को रिलीज किया जाता है। ठीक है, ये कहानी क्लियर है सभी को? हो गया? बिठा दे इसको, जिसको जहां डाउट लगेगा बच्चा पूछ लीजिएगा सभी लोग। चलो, तो ये हम ऐसा कह सकते हैं बच्चा क्या कि एक मेल जो होगा वो 12 से 14 की उम्र में उसके बॉडी में गैमेट्स बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और एक फीमेल जो होगी उसके अंदर 10 से 12 की उम्र में। अब थोड़ा सा देखो चेंज है क्या, कि एक मेल जो था उस मेल के अंदर 12 से 14 के वर्ष में हुआ, और एक फीमेल में कहीं ना कहीं 10 से 12 की उम्र में हुआ। क्या हुआ? थोड़ा सा चेंज हुआ। ठीक है, यानी कि उनके अंदर एक केमिकल चेंज हुआ। अब वो केमिकल चेंज कौन कराता वो सब कुछ भी आएगा। तो कुछ केमिकली चेंज हुआ उनके अंदर, और उनके अंदर क्या शुरू हो गया? युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब गैमेटोजेनेसिस किसी प्रॉपर के लिए नहीं है, ना तो हम नर को कह सकते हैं प्रॉपर, ना ही मादा को। युग्मक जनन मतलब दोनों को कहा जा रहा है। ठीक है, तो दोनों में युग्मक जनन शुरू हो गया। अब दोनों में युग्मक जनन शुरू हुआ, इसका मतलब कि मेल में क्या विकसित हो गया? वृषण। क्या वृषण पहले से नहीं था? था। ठीक है, बस उतना डेवलप नहीं था, या फिर उसके अंदर जो प्रोसेस चलने थे, इस वृषण का काम क्या था? टेस्टिस का काम क्या था? स्पर्म को बनाना। ये तो था बचपन से। ठीक है, अब इस स्पर्म को बनाने का जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट हुआ है? 12 से 14 वर्ष की उम्र में। ठीक अपोजिट ऐसा ही यहां भी होगा कि भाई इसके पास भी, फीमेल के पास भी क्या? ओवरी तो बहुत दिनों से है, जन्म से। आपको बताया अभी जाना कि जन्म के कई दिनों पहले से ही बन जाता है। जब वो माँ के गर्भ में होती है बच्ची, तभी ये कहीं ना कहीं बन के रेडी हो जाता है ओवरी। ठीक है, उसके अंदर यहां तक कि ओवम बनने शुरू भी उसी समय हो जाते हैं, जबकि एक मेल में कब होता है? यहां पर होता है। ठीक है, अब अगर नहीं जानते हो थोड़ा सा हिंट यहीं पे कर देते हैं। जो एक मेल होता है, जैसे ही 12 से 14 के एज में आते हैं, तो मेल के अंदर आते हैं कुछ केमिकल चेंज, कुछ रसायन चेंज आते हैं, जिसको हम कहीं कह सकते हैं हार्मोनल चेंज। ठीक है, कि वो जो केमिकल्स है वो किस रूप में है? हार्मोन्स के रूप में है। और हार्मोन क्या होते हैं बच्चा? हमारे उत्प्रेरक होते हैं। हार्मोन जो होते हैं हमारे एस्टिमुलेटर है। ये कहीं ना कहीं ये जाकर के किसी ना किसी भाग को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। ये सब भी कहानी आपको पता है, फिर से रिपीट करेंगे वो सब कुछ। ठीक है, तो ये हार्मोन जैसे ही रिलीज होंगे 12 से 14 की उम्र में, तो ये हार्मोन्स कहीं ना कहीं जाकर के प्रेरित कर देंगे किसको? वृषण को। अब वृषण बदले में क्या बनाना शुरू कर देगा? स्पर्म। कब की घटना है ये? 12 से 14। तब हम ये बात कहते हैं कि इनका यौवन अंग यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो कौन है? मेल में वृषण। तो ये क्या हो गया? मैच्योर हो गया। ठीक है, तो ये कहानी केवल और केवल मेल में 12 से 14 में ही शुरू होती है, इससे पहले नहीं। जबकि फीमेल में, फीमेल जब ये ओवरी की मैं बात करूं तो इसका ओवरी मैच्योर जानते हो कब हो गया था? जब ये लड़की, ये फीमेल की बात कर रहे हैं ना, जब ये बच्ची गर्भावस्था में थी। गर्भावस्था मतलब कि अपने मां के पेट में थी। जब वो माँ प्रेग्नेंट थी, एक लेडी अगर प्रेग्नेंट है और उसके पेट में पल रहा जो बच्चा है वो बच्चा नहीं, एक बच्ची है, एक बेबी गर्ल है, तो लगभग चौथे महीने से ही ये प्रोसेस क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। ओवम बनने का प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जबकि एक मेल में कब स्टार्ट होता है? 12 से 14 के एज में। जबकि यहाँ बचपन में ही स्टार्ट हो गया। हाँ, भले रुक जाता है ये प्रोसेस। ठीक है, और एक बात कि हम सभी को पता है कि सेल डिवीजन 2 टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है आपका समसूत्री जिसको आप माइटोसिस बोलते हो, एक होता है अर्धसूत्री जिसको हम लोग मियोसिस बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग के बॉडी में दोनों होता है डिवीजन, माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है। माइटोसिस हर बार होता है। अगर हमारे बॉडी का शेप साइज इंक्रीज कर रहा है, तो शेप साइज इंक्रीज कर रहा है मतलब मेरे शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, तो वो जो डिवीजन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? समसूत्री हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। मुझे चोट लग गई, तो चोट लगने के दौरान अच्छा कभी कुत्ते को ढेला वाला मारे? मारे? पीछे नहीं दौड़ा कभी? सोचो, तनिक सोच के देखो कि जितना बड़ा आपने मारा उतना बड़ा आपका लेके चला गया हो,
मतलब कि कुछ खालूंच कर देगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर आपके कोशिका, आपके सेल क्या करेंगे, डिवीजन करके यहाँ पे रिपेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से अगर 1000 कोशिका वो लेकर के गया है तो यहाँ पे वापस क्या आएंगी, 1000 कोशिका, तो वो उसको बोलते हैं रिपेयरिंग, ठीक है। तो रिपेयरिंग किस थ्रू हो रहा है, सेल डिवीजन के थ्रू हो रहा है, और वो सेल डिवीजन कैसा है, माइटोसिस, ठीक है। तो हम लोग के बॉडी में ओनली फॉर एक जगह पे क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस अर्धसूत्री केवल और केवल एक जगह पे होता है, चाहे वो एक मेल हो या एक फीमेल हो। कहां पर होता है, गैमेटोजेनेसिस में। जब भी क्या करना होगा, युग्मक जनन करना होगा, यानी कि एक मादा के अंदर अंडाणु बनाने होंगे और एक नर के अंदर शुक्राणु बनाने होंगे, केवल उस समय ही का होगा अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसके अलावा नहीं। और अर्धसूत्री आपको पढ़ा रखा है, अर्धसूत्री किन किन को याद है, याद है, चलो अच्छी बात है। अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, याद रखिएगा। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में कहीं ना कहीं 5 अवस्था, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैगाइटिन, डिप्लोटिन, डायाकाइनेसिस, ठीक है। इसमें से 3 प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट था, सिनेप्सिस है ना, क्रॉसिंग ओवर जिसको हम कहीं ना कहीं जीन विनिमय बोलते हैं, और काइज मेटा। ये तीनों के तीनों मुख्य लक्षण है किसके, अर्धसूत्री विभाजन के। क्यों, क्योंकि अगर सिनेप्सिस नहीं होगा तो जीनों का ट्रांसफर नहीं होगा, जीनों का ट्रांसफर नहीं होगा तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसमें वेरिएशन नहीं आएगा। तो वेरिएशन लाने के लिए कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी होती है। इसी वजह से क्या कराया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन कराया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा अर्धसूत्री विभाजन भी जाके पढ़ लीजिएगा। तो होता क्या है कि जन्म से पहले एक फीमेल में क्या स्टार्ट हो जाता है बच्चा, oogenesis, यानी कि अंडाणु जनन जो है उसके अंदर जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर अभी काम शुरू ही हुआ था तब तक इस बच्ची का क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। यानी कि oogenesis का काम बीच में ही रुक जाएगा। कैसे रुकेगा, क्या होगा, आएगा सब कुछ बात, जस्ट एक ओवरव्यू है हमारे पास, ठीक है। क्या हुआ, जन्म से पहले शुरू हो गया, कहां पे, मां के गर्भ में। फिर काम चल ही रहा था तब तक उस बच्ची का क्या हो गया, जन्म हो गया। अभी ओवम सेल बना नहीं है, ओवम सेल बनने के प्रोसेस में था, तब तक उस बच्ची का जन्म हो गया। जैसे जन्म हो जाएगा ये सारा का सारा कहानी अब उसी समय क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब ये कहानी दोबारा स्टार्ट होगी, और स्टार्ट करने के लिए जिम्मेदार होगा कौन, हार्मोन, ठीक है। और ये हार्मोन रिलीज कराया जाएगा कब, 10 से 12 की उम्र में कराया जाएगा, ठीक है। ये पूरी कहानी। अब इसमें से बारी बारी करके हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद भी थोड़ा सा पॉपुलेशन का प्रोसेस देख लेते हैं। अब चलो, हमने कह दिया कि भाई साहब गैमेट बन गए, एक मेल भी रेडी है और एक फीमेल भी रेडी है। अब किस सेंस में रेडी है कि उन दोनों के अंदर क्या बन चुके हैं, गैमेट बन चुके हैं, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस क्या होता है, तो उसको कहीं ना कहीं हम लोग क्या बोल देते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ये क्या हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया, यानी कि निषेचन पूर्व घटना है ये। निषेचन से पहले क्या होना चाहिए, गैमेट बनने चाहिए, युग्मक बनने चाहिए। तो ये क्या हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि निषेचन से पूर्व की घटना हो गई। अब क्या कराना है, दूसरा निषेचन, पहला बना दिया युग्मक, दूसरा कराना है आपको फर्टिलाइजेशन, निषेचन कराना है। तो निषेचन कराने के लिए एक मेल जो होता है वो मेल अपने शुक्राणुओं को, यानी कि स्पर्म को बाह्य जननांगों से, यानी कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन से, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, बाह्य जननेंद्रिय बोलते हैं ना, जननेंद्रिय। बाह्य जननेंद्रिय कौन होता है, सिसन, जिसको हम कहीं ना कहीं पेनिस कहते हैं। सिसन की सहायता से फीमेल बॉडी में, और फीमेल बॉडी में कहा, वेजाइना में, इसको आप क्या कहते हो, योनि भाग। वेजाइना में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। चलो, फीमेल बॉडी में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। प्रोसेस क्या क्या रहा कि भाई एक मेल है, और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है बच्चा, सहवास या कॉपुलेशन बोलते हैं, कॉप्युलेशन, सहवास, या और भी बहुत सारे नाम है, संभोग, ठीक है, मैथुन,
ठीक है, नाम याद रखिएगा। इन सभी प्रोसेस के दौरान एक मेल क्या कर रहा है, अपने बाह्य जननेंद्रिय एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का यूज करके, कौन है वो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, पेनिस, उसे क्या कर रहा है कि फीमेल बॉडी में यानी कि वेजाइना पार्ट में किसको रिलीज कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, स्पर्म को। चलो भाई साहब, स्पर्म आ गया, कहां पर आ गया, फीमेल बॉडी में आ गया। ठीक है, अब फीमेल बॉडी का अगर स्ट्रक्चर आपने देखा भी हो, नहीं भी देखा है, तो याद रखिएगा कि सबसे नीचे कहीं ना कहीं क्या, योनि भाग, उसके बाद दोनों साइड में क्या मिल जाएंगे, ओवरी। इस ओवरी से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है क्या, फैलोपियन ट्यूब, कुछ यूं। ठीक है, अभी जस्ट नॉर्मल सा इस भाग में मिल गया स्पर्म। उसके बाद इधर कौन वेट कर रहा है, ओवम सेल। ठीक है, अब ये स्पर्म यहाँ योनि से होता हुआ, वेजाइना से होता हुआ कहां पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, ओवम सेल। दोनों मैच कर जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बच्चा, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, निषेचन हो गया। तो सबसे पहला निषेचन पूर्व घटना में क्या आएगा, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद कहीं ना कहीं ये प्रोसेस किसका है, फर्टिलाइजेशन का है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं क्या, गर्भकाल, गर्भकाल या गर्भधारण, प्रेगनेंसी। गर्भकाल तो बाद में देखेंगे, पहले क्या, गर्भधारण, गर्भधारण जिसको हम प्रेगनेंसी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, गर्भधारण हो गया, उस महिला ने गर्भधारण कर लिया, उसके गर्भ में कहीं ना कहीं वॉम्ब, समझते हो वॉम्ब, इसको बच्चादानी कहते हैं। ठीक है, तो उस भाग में आकर के वो जो जाइगोट यहाँ से बनेगा वो आकर के धीरे धीरे यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, सिचुएट हो जाएगा। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गर्भ धारण कहते हैं, प्रेगनेंसी कहते हैं। अब ये प्रेगनेंसी के बाद स्टार्ट हो जाता है क्या, इसका गर्भकाल। काल का मतलब कि कुछ प्रेगनेंसी की अपनी टाइमिंग होती है, और वो टाइमिंग कितनी होती है, 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज, यानी कि 9 महीना में 7 दिन कम या 7 दिन ज्यादा। ठीक है, 9 महीना पूरा का पूरा पार हो सकता है, या 7 दिन कम या तो फिर ज्यादा। आफ्टर इसके बाद क्या हो जाता है, फिर डिलीवरी। डिलीवरी ना बोल के हम क्या बोलते हैं, पार्च्यूरेशन कहते हैं, प्रसव कहते हैं। अब इसके बाद आ जाएगा फिर प्रोसेस, बर्थ का प्रोसेस, जिसको कहते हैं पार्च्यूरेशन, प्रसव। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा होल प्रोसेस होता है। इस तरीके से जाकर के पूरी कहानी मनुष्यों में संपन्न होती है। ये पूरा खत्म कर दिया हमने। ठीक है, लेकिन जस्ट क्या है, एक ओवरव्यू, एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ना है हमें। हमने खत्म कर दिया क्या, गैमेटोजेनेसिस। इतना आसान है गैमेटोजेनेसिस, अब उतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे जैसे पहले पढ़ाया है, चलिए जाएंगे चलिए देखते हैं क्या करना है, अभी टाइम रहेगा तो कर लिया जाएगा। ठीक है, यहां तक की कहानी पूरी क्लियर है एकदम। चल अब सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं क्या बच्चा, हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, नर जनन तंत्र बिठा दे। डिजिटल बोर्ड होता ना अपने पास तो एक एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर देते हम लोग। आप लोग निकलो तो सही यहां से, अगले सेशन में आ जाएगा डिजिटल बोर्ड। तो ये लोग ठीक नहीं है, कुछ नहीं बोले तो ये लोग ठीक है। एक वर्ड होता है ना, अंगज, समझते हो, कुछ नहीं, आगे देखो। अरे मुंह बंद करो, बस करो। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, बस बात बंद, बात बंद, सुनो। अरे बस करो, जिसको समझ में आ गया चिपोरे जा रही हो सब। अरे हो गया, एक आध दो सवाल पूछे, सबका बत्ती सी गायब हो जाएगा। अच्छा ये बात खत्म। चलो अब क्या देखने जा रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, यानी कि एक नर के अंदर क्या क्या उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम से जुड़े होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या आएगा बच्चा, पहला वृषण। ठीक है, टेस्टिस कैसा होता है, ये एक जोड़ी होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ ग्लैंड्स मिलेंगे, ग्लैंड्स को ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाएंगे, ग्रंथियां जो इंपॉर्टेंट है उसी को डिटेल में जाएंगे। उसके बाद कुछ ट्यूब्स हो जाएंगे, कुछ सहायक नलिका आ जाएंगी, और उसके बाद चौथा है बाह्य जननेंद्रिय, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, बाह्य जननेंद्रिय। ये चार चीजें पढ़नी है हमको, कहां पे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम में। क्या क्या चीज, टेस्टिस, ठीक है, उसके बाद क्या, कुछ ग्लैंड्स, कुछ ग्रंथियां पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ ऐसे ट्यूब्स होंगे जो क्या करेंगे, इस प्रोसेस में हेल्प करेंगे, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, हेल्पर, और मतलब हेल्पिंग ट्यूब्स बोल देते हैं, या सहायक नलिका बोल देते हैं, या फिर वेस्टेजियल्स बोल देते हैं। नहीं वेस्टेजियल्स नहीं, एक और नाम देते हैं,
छोड़ो। उसके बाद बाह्य जननेंद्रिय, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, ठीक है। ये चारों का चारों, जिसमें पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, वृषण। हाँ, एक्सेसरीज ग्लैंड, सॉरी एक्सेसरीज ट्यूब। स्विच ऑन रहने से कितना फायदा हुआ, तभी लाइट कट गया होता, अंधेरा हो गया होता पूरा। चलो, पहला बिंदु सबको क्लियर कि कैसा होता है भाई, ये एक जोड़ी होता है। दूसरा सुनिए, ये जो वृषण है ये कहीं ना कहीं कैसा होता है, अंडाकार। आकार की बात करें तो अंडाकार, लंबाई चौड़ाई मोटाई खोजते रहिएगा आप लोग इसका, ठीक है, मिल जाएगा सब कुछ किताब में। उसके बाद ये एक थैले में बंद होता है, ये एक थैले में बंद है। उस थैलों का नाम दिया जाता है क्या, वृषण कोश। वृषण कोश, एस्क्रोटम बोलते हैं उसको, एस्क्रोटम, ठीक है। एक थैले में बंद है जिसका नाम दिया है एस्क्रोटम। तीसरा, ये शरीर से बाहर होता है, ठीक है। रीजन कि इसके अंदर क्या बनने वाले हैं, शुक्राणु, स्पर्म बनने वाले हैं। और स्पर्म बनाने के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या चाहिए, कम चाहिए, ठीक है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम बॉडी टेम्परेचर से, ये भी याद रखना। जो भी जीव होगा उसके बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है, तभी जाकर के उसके वृषण में, उसके टेस्टिस में क्या हो पाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाएगा, यानी कि शुक्राणु जनन हो पाएगा। और हमारा जो बेसिक टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए मेल बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं एक स्क्रोटम, एक थैली होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, वृषण, ठीक है। वृषण कोश ये हो गया। अब ये कौन, वृषण हो गया। अब इसको शरीर से बाहर रखा गया। रीजन के शरीर का टेम्परेचर कैसा है, 37 डिग्री सेल्सियस, और ये शरीर से बाहर रहेगा तभी इसको ये डिफरेंस मिलेगा। अगर ये शरीर के अंदर होगा तो इसको टेम्परेचर कितना मिलेगा, 37। और 37 पे कभी भी शुक्राणु जनन नहीं होगा, इसीलिए इसको शरीर बाहर रखा जाता है। लगभग जो भी आप एनिमल्स भी देखोगे तो एनिमल में भी जो मेल बॉडी पार्ट होगा उस मेल को देखिएगा, चाहे आपको गाय हो, भैंस हो, कोई भी, मतलब गाय का आप मेल पार्ट देख लो, फीमेल का आप मेल पार्ट, भैंस का मेल पार्ट देखो, गाय का, किसी का भी, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या, हंसी किस बात की, ठीक है। तो उसमें जो मेल बॉडी पार्ट में जो आपको वृषण दिखाई देंगे वो शरीर से बाहर दिखेंगे। रीजन यही है कि जब भी इसको क्या करना है भाई साहब, अगर शुक्राणु जनन करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस करना है, तो बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, और ये तभी संभव है जब ये शरीर से बाहर रहेंगे। अगर अंदर रहे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। अब तीसरा के बाद चौथा कंडीशन एक ये आता है कि कुछ ऐसे भी मतलब मनुष्य हैं जो जन्म तो लेते हैं ठीक ठाक, ठीक है, लेकिन जन्म के समय उनका वृषण शरीर के अंदर रह जाता है, ठीक है। हालांकि जैसे एक नॉर्मल मनुष्य की बात करूं मैं, तो एक सामान्य जो पुरुष होगा, एक सामान्य नर में, जब वो अपने मां के गर्भ में था ना, एक मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब वो अपने मां के गर्भ में था तो 7वें महीने में ही उसका वृषण कहां चला आता है, वृषण कोश में। हालांकि ये कहानी अगर सोच के देखोगे ना, तो एक बच्चा अभी मां के गर्भ में पल रहा है, वो कैसा है, एक लड़का है, तो उसका वृषण पहले होता शरीर के अंदर है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, जैसे वो बच्चा 7वें महीने में आता है, तो 7वें महीने में उसके बॉडी के अंदर से जो वृषण है, जो टेस्टिस है, वो निकल के कहां आ जाता है, उस थैले में आ जाता है, ठीक है। चलो, थैले में आ गया तब तो ये एकदम नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको। फिर ये बच्चा 9 महीने के बाद जन्म ले लेगा, इसका वृषण, इसका टेस्टिस कहां होगा, स्क्रोटम में होगा, बराबर 37 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर मिलता रहेगा इसको। और जैसे इसकी उम्र आएगी कब, 12 से 14 की, उस समय ये स्पर्मेटोजेनेसिस करना शुरू कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, किसी किसी व्यक्ति में ऐसा देखा गया है कि जन्म तो लिया उसने ठीक ठाक, लेकिन उसका वृषण, उसका टेस्टिस शरीर के अंदर रह गया, यानी कि यह थैला क्या है, खाली, स्क्रोटम में तो है ही नहीं। अब सोचो कि जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होगा, बचपन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़ा भी हो जाएगा, वयस्क भी हो जाएगा, एडल्ट भी हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा उसको, कहीं ना कहीं फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहां होगी, 12 से 14 के बाद जब उसको क्या करना है,
स्पर्म फॉर्मेशन करना है, उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा। रीजन कि उसका टेस्टिस बॉडी के अंदर है, तो टेम्परेचर क्या मिल रहा होगा 37 डिग्री सेल्सियस, और कितना चाहिए 2-3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। ठीक है, ऐसी स्थिति को नाम दिया जाता है, ये कोई खास बड़ा रोग नहीं है, लेकिन फिर भी इस स्थिति को, इस परिस्थिति को नाम दिया जाता है क्रिप्टोक्वायडिज्म। क्रिप्टोक्वायडिज्म, ठीक है। तो क्रिप्टोक्वायडिज्म क्या है? एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी परिस्थिति जिसमें एक नर का वृषण कोष में ना होकर उसके शरीर में होता है। क्या इसका इलाज है? बिल्कुल। आज के डेट में, पहले तो नहीं था, ऐसे लोगों को बंध्य पुरुष कहा जाता है, बंध्य पुरुष, ठीक है, अस्ट्राइल मेन बोला जाता है, यानी कि सीधा सीधा मैं कह सकता हूं नपुंसक। क्यों? क्योंकि ये जनन कोशिकाएं नहीं बना पा रहा, जनन कोशिका नहीं बना पाएगा, जनरेटिव सेल नहीं बना पाएगा, तो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगा, तो ऐसा व्यक्ति बंध्य होता है।